Hello students, today in this video we are going to read your chapter 4 from the diary of Annie Frank, written by Annie Frank. आपका चैप्टर 4 इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जिसका टाइटल है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक के द्वारा खुद लिखी गई डायरी के कुछ अंश हैं। जीवन में खुशियां और दुख बांटने के लिए हमें सच्चे मित्रों की आवश्यकता होती है, अच्छे दोस्तों की आवश्यकता होती है। एनी फ्रैंक, जिसको शॉर्ट में एन बोला गया है, एक 13 साल की लड़की है जो खुद को अकेला और एकाकी महसूस करती है एक सच्चे मित्र की अनुपस्थिति में। उसका कोई सच्चा मित्र उसे लगता है कि नहीं है। हालांकि उसको प्यार करने वाले उसके माता पिता हैं, एक 16 साल की एक बहन है और 30 ऐसे लोग हैं जिन्हें वो अपना मित्र कह सकती है। उनके साथ उसका अच्छा समय बीतता है, पर वह किसी के भी इतने पास नहीं है कि उससे अपने दिल की बात कह सकती। लास्ट में वो ये निश्चय करती है कि एक डायरी को सच्चा मित्र बनाएगी और वो इस डायरी का नाम रखती है किट्टी। इस लेसन में डायरी का एक पन्ना है, पूरी डायरी तो हो नहीं सकती, डायरी का एक पन्ना है जिसे उसने 20 जून 1942 को लिखा था। एनी फ्रैंक जो है, एन एक सच्चा चरित्र है। 1927 में जब एन के पिता ने अपनी बेटी की लिखी डायरी की कुछ पन्नों को छपवाया तो लोग सन्न रह गए, दंग रह गए। ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, सेकेंड वर्ल्ड वार। उसके आसपास यूरोप में क्या हो रहा था कि यहूदियों की बड़ी हालत ख़राब थी, शोचनीय दशा को दर्शाता है। ये एक ऐसा डायरी का पन्ना है। जर्मनी में हिटलर के क्रूर नाजी प्रशासन में यहूदियों के साथ बर्बरता का व्यवहार होता, उन्हें कोई व्यापार नहीं करने दिया जाता, न ही उनके बच्चों को स्कूल भेजने की आज्ञा थी। इसलिए कुछ यहूदी भाग करके हॉलैंड में चले गए, हॉलैंड देश में चले गए। इनमें एन का परिवार भी था। सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध में जब जर्मनी ने हॉलैंड पर आक्रमण किया तो लगभग सभी यहूदियों को कैद कर जर्मन ले जाया गया। कुछ यहूदी हॉलैंड में ही छिप गए, जिनमें एन का परिवार भी था। एन ने छिपने से कुछ दिन पहले ही डायरी लिखना शुरू किया था। इस पाठ में उसने अपने स्कूल के दिनों का पूरा वृत्तांत लिखा है। बाद में उसने जो गुप्तवास यानी कि अपना रहस्यमय दिन कुछ गुजारे थे, उन दिनों का रोज़मर्रा का खाना पीना, झगड़ना, प्यार मोहब्बत और कठिनाई के विषय में भी उसने लिखा। कौन जानता था कि एक छोटी सी लड़की कि अनजाने में लिखी ये एक निजी, एक पर्सनल डायरी इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाएगा कि उसे खुद को इतना प्रसिद्ध कर देगा। एनी फ्रैंक बहुत फेमस हो गई थी इस डायरी को लिखने के बाद में। चलिए तो पहले इस राइटर के बारे में हम जानते हैं। एनालिस मैरी एन फ्रैंक, जो कि 12 जून 1929 से फरवरी मार्च 1945 तक का उनका लाइफ स्पान रहा है, वाज अ जर्मन, वो एक जर्मनी में पैदा हुई थी, बॉर्न जूइश गर्ल हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वार सेकेंड। जर्मनी में पैदा हुई एक ये यहूदी लड़की थी जिसने तब लिखा, ये डायरी लिखना शुरू किया उसने जब वो अपने परिवार तथा 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में गुप्त निवास कर रही थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने नीदरलैंड पर कब्जा कर लिया था, आधिपत्य कर लिया था। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। जब जर्मनी में जब नाजी शक्ति का राज हो गया, जर्मनी में जो हिटलर था तानाशाह, उसको नाजी शक्ति बोलते हैं, तो जब वो सत्ता में आई तो उसके परिवार ने एम्स्टर्डम में ट्रांसफ़र कर लिया था, एम्स्टर्डम में रहने लगे थे, परंतु फंस गए जब नाजियों ने नीदरलैंड के भीतरी भाग तक अपना आधिपत्य बढ़ाया। ऑक्यूपेशन माने होता है आधिपत्य। एज परसिक्यूशंस against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. जब यहूदियों को अधिक पीड़ित करना बढ़ा, उनको उत्पीड़न करना उनका बढ़ गया यहूदियों का, तो 1942 में परिवार उनका जो था एनी फ्रैंक का, वो उसके पिता जो थे एनी फ्रैंक के, जिनका नाम था ऑटो फ्रैंक,
उनके ऑफिस की बिल्डिंग में गुप्त कमरों में छिप गया। After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. 2 वर्ष के ये गुप्तवास जो रहा, चुप करके वो रहे। उसके बाद किसी ने उनकी साथियों में से किसी ने विश्वासघात कर दिया और उनके विषय में बता दिया कि वो छुपे हुए हैं। तब उन्हें एक कंसंट्रेशन कैंप, एक यातना शिविर जिसको बोलते हैं, उसमें स्थानांतरित कर दिया। पकड़े गए वो लोग। यहाँ अपनी बहन जिसका नाम है मार्गोट फ्रैंक, उसकी मृत्यु के कुछ ही दिन बाद बर्गन वेल्सन में टाइफस बीमारी से एन की भी मृत्यु हो गई। और जब युद्ध समाप्त हो गया तब इकलौते जीवित बचे उसके पिता ऑटो फ्रैंक। सब लोग मर गए, केवल ये ऑटो फ्रैंक उसके पिता थे, वो बचे थे। एम्स्टर्डम में वापस आए जहां उन्होंने पाया कि एन की डायरी सुरक्षित बच गई थी, उसे कुछ नहीं हुआ था। तो यहाँ आप देख सकते हैं बर्गन बेंसन, इसका यहाँ पर उनके ख़त्म हुई थी एनी फ्रैंक, और उनकी सिस्टर की ये बनी हुई है मार्गोट फ्रैंक और एनी फ्रैंक की। कन्विंस्ड ऐसा मान करके, कन्विंस्ड यानी मानना, ऐसा मान करके that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. जब उनके पिता को डायरी मिली एम्स्टर्डम में, जब वो वापस आए, तो ऐसा मान कर के ये एक अनोखा रिकॉर्ड था डायरी। उन्होंने उसे अंग्रेजी में एक नाम से प्रकाशित करवाया। उस डायरी का नाम उन्होंने रखा एक युवा लड़की की डायरी, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944. डायरी एन फ्रैंक को उसके 13वें जन्म दिवस पर गिफ्ट के रूप में उपहार में मिली थी। इसमें मतलब कोरी डायरी मिली थी उसको, जिसको के बाद में उन्होंने लिखना शुरू किया था। 12 जून 1942 से उसके आखिरी लेख 1 अगस्त 1944 तक की तिथि अनुसार इसमें क्रॉनिकल्स यानी क्रमबद्ध घटनाएं हैं इस डायरी में। इट वाज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स। बाद में डच भाषा में ये लिखी गई थी, ओरिजिनली तो डच भाषा में लिखी गई थी, परंतु डच भाषा में लिखी इस ओरिजिनल डायरी को अन्य कई भाषाओं में फिर ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया इनका, और दुनिया में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक बन गई ये डायरी। There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary. इस डायरी पर आधारित बहुत सी फिल्में बनी, टेलीविज़न नाटक बने, नाट्य रचनाएं बनी और यहाँ तक कि एक ओपेरा, एक नृत्य नाटिका भी बनी। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of family life, of daily life under Nazi occupation. एक मेच्योर, एक परिपक्व और इंसाइटफुल माइंड यानी कि आनंदमय दिमाग जिसको बोल सकते हैं, एक परिज्ञानपूर्ण मस्तिष्क के रूप में ये वर्णित है डायरी। डायरी नाजी आधिपत्य में दैनिक जीवन का अभिन्न परीक्षण देती है। एन फ्रैंक प्रचंड अग्नि के सबसे अधिक जाने वाले और चर्चित शिकारों में एक बन गई थी। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टम्स। हॉलोकॉस्ट विक्टम्स माने होता है जिसका सब कुछ खत्म हो गया हो, जो बलि का बकरा बन गया हो। तो ये एनी फ्रैंक ने जो बातें बताई, तो उस सेकेंड वर्ल्ड वार में यहाँ एनी फ्रैंक बहुत फेमस फिगर बन गई, बहुत लोग, बहुत प्रसिद्ध हो गई उनकी डायरी। तो ये आपने पढ़ा इस डायरी के बारे में और लेखक के बारे में। चलिए अब हम डायरी शुरू करते हैं जो कि खुद एनी फ्रैंक ने लिखी है। तो एनी फ्रैंक अपने इस एक डायरी के माध्यम से क्या बताती हैं वो हम देखते हैं।
राइटिंग इन ए डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। मुझ जैसे व्यक्ति के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है। वो बताती हैं एनी फ्रैंक, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। मुझ जैसे व्यक्ति के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है। जब ये उन्होंने कहा तो ये क्यों कहा? क्योंकि वो कहती हैं न केवल इसलिए कि मैंने कभी इससे पहले कुछ नहीं लिखा, अपितु इसलिए भी क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि बाद में न तो मैं खुद और न कोई भी व्यक्ति 13 साल की स्कूल की लड़की के विचारों में रुचि रखेगा। वो ऐसा मानती हैं कि मैं खुद 13 साल की लड़की क्या डायरी लिखेगी, दूसरे क्या समझेंगे, इस सब के बारे में वो मानती हैं कि वो कोई ध्यान ही नहीं देगा। ऐसा मान करके मैंने शुरुआत की थी। ओ वेल, इट डजेंट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। ठीक है, वो कहती हैं, इस बात का कोई महत्व तो नहीं है, मैं लिखना चाहती हूँ और मुझे इससे भी अधिक आवश्यकता है अपनी छाती के बोझ हल्का करने का। उनके मन में जो दर्द थे उस युद्ध की विभीषिका के टाइम पे, जो उनका परिवार झेल रहा था, जो उनके मन में बातें थीं, उसको उन्हें एक्सप्रेस करना था। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था इस डायरी को बाद में कोई पढ़े या न पढ़े। वो कहती है मुझे अपनी छाती का बोझ हल्का करना था। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, ये एक महत्वपूर्ण सेंटेंस है जो वो कहती हैं कि कागज़ में मनुष्यों से अधिक सहनशीलता होती है, पेशेंस होता है। आई थॉट of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was brooding. वो कहती हैं मैंने ये जो कथन लिखा है कि कागज़ में मनुष्यों से अधिक सहनशीलता होती है, इसके बारे में उन दिनों सोचा डायरी के बारे में जब मैं थोड़ी सी उदासी का अनुभव कर रही थी, डिप्रेस थी तथा अपने हाथों से अपनी ठोड़ी को पकड़े घर बैठी हुई थी, उदास थी, व्याकुल थी, निरुत्साहित थी, कोई उत्साह नहीं था, यह सोचते हुए कि क्या मुझे घर ठहरना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। अंत में मैं घर रुक गई, जहाँ थी वहीं चिंतन करते हुए, ब्रूडिंग माने चिंतन करना, चिंतन करते हुए मैं रुक गई। यस, वो कहती हैं हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, पेपर में, कागज में अधिक सहनशीलता होती है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टफ बैग्ड नोटबुक ग्रैंडली रिफर टू एज अ डायरी। वो कहती हैं क्योंकि मेरी योजना थी कि मैं इस स्टिफ बैग्ड यानी सख्त गत्ते की, डायरी का जो कवर होता है वो सख्त गत्ते का बना होता है, तो ये जो जिल्द वाली किताब थी जिसे डायरी कहते हैं, जिसे लोग शान से डायरी कहते हैं, किसी दूसरे को पढ़ने न दूँ जब तक मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल जाता। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। जब तक कि मुझे सच्चा मित्र नहीं मिल जाता, मैं किसी को इस डायरी को नहीं पढ़ने दूंगी, तो संभवतः इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा वो कहती हैं। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्ट मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। अब मैं फिर उसी महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ जिसने मुझे सबसे पहले सर्वप्रथम एक डायरी रखने के लिए प्रेरित किया। मेरा कोई मित्र नहीं है। वो मानती हैं कि उनका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया। अपने मन की बातों को, व्यथा को डायरी में उतारने का उन्होंने सोचा। वो आगे बताती हैं, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली सिंस नो वन विल बिलीव दैट 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड एंड आई एम नॉट। मैं इसे और स्पष्ट कर दूं क्योंकि कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की संसार में बिल्कुल अकेली है, और मैं अकेली हूं भी नहीं, एंड आई एम नॉट। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 16-year-old सिस्टर एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स।
उसके साथ जो छिपे हुए लोग थे, उसके परिवार के लोग थे, उनके बारे में बताती हैं कि वैसे कहने को तो मेरे कोई बहुत से दोस्त हैं मेरे पास। मेरे माता पिता हैं जो मुझे प्यार करते हैं, एक 16 साल की बहन है और एक 30 ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं अपना मित्र कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। मेरा एक परिवार है, प्यार करने वाली आंटीज़ हैं, मौसियाँ हैं, चाचियाँ हैं और एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। ऊपरी तौर पर मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक सच्चे मित्र के। सब कुछ है परिवार में, पर फिर भी वो मानती हैं कि उनका एक सच्चा मित्र होना चाहिए, जो कि नहीं है। आगे वो कहती हैं, ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीबडी थिंग्स। जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो केवल मौज मस्ती के बारे में सोचती हूँ। मित्र यानी जो उसके परिवार वाले 30 लोग जो बताए उसने, उनके बारे में बोल रही हैं। मैं साधारण प्रतिदिन की बातों के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोच सकती। हम और आत्मीय होते नहीं दिखते, शायद यही समस्या है। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। हम ज़्यादा आत्मीय नहीं दिखते, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। और यही समस्या है, यानी सब कुछ है पर उसे फिर भी लगता है कि कोई उसका सच्चा दोस्त नहीं है। आगे कहती हैं, मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। हो सकता है कि ये मेरा दोष हो कि हम एक दूसरे को अपने भेद नहीं बता सकते। कन्फाइड माने होता है भेद या राज। वो मानती हैं कि युद्ध के दौरान में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो फील करती हैं परिवार की बातें, एक दूसरे से वो नहीं बता सकते। तो इसलिए वो कहती हैं कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं बता सकते एक दूसरे को, हालांकि रोज़मर्रा की बातें, मौज मस्ती की बातें ज़रूर करते हैं। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। फिर भी ऐसी ही स्थिति है और दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली इसके बदलने की संभावना नहीं है। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। इसलिए मैंने डायरी आरंभ की है, डायरी को लिखना शुरू किया है। टू enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. अपनी कल्पना में, इमेजिनेशन में इस परीक्षित प्रतिबिंब को बढ़ाने के लिए मैं उस प्रकार तथ्यों को संक्षेप में लिखना नहीं चाहूँगी जैसा प्रायः लोग करते हैं। वो कहती है डायरी में लोग लिखते हैं डायरी और जाने क्या क्या बातें लिखते हैं, तो वो कहती मैं नहीं चाहती कि मैं और कुछ फालतू बातें लिखूं। मेरे मन में भी कुछ बातें हैं कल्पना में, मैं उनको और विस्तार से लिखूं, वो नहीं चाहती ऐसा, संक्षेप में लिखना चाहती हैं वो। जॉट डाउन यानी होता है संक्षेप में लिखना। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। परंतु मैं चाहती हूँ कि मेरी डायरी मेरी सबसे अच्छी मित्र बने और मैं इसे किट्टी कह करके पुकारूंगी। यानी उन्होंने डायरी का नाम रखा किट्टी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किट्टी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. वो आगे कहती हैं, क्योंकि किसी को भी यदि मैं प्लंज इन माने होता है धृष्टता पूर्वक कहना, शुरू या फिर आरंभ करना, शुरुआत करना किसी काम की। वो कहती है यदि मैं धृष्टता पूर्वक तुरंत कहना चाहूँ तो किट्टी को सुनाई गई कहानियों का एक भी शब्द समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं न चाहते हुए भी चाहूँगी कि अपने जीवन का संक्षिप्त चित्रण प्रदान कर दूँ। वो कहती डायरेक्ट मैं स्टोरी शुरू कर दूँगी तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। इसलिए वो कहती हैं कि पहले मैं थोड़ा परिवार के बारे में बता दूँ, उसके बाद में कुछ बातें करती हूँ। तो वो शुरू करती हैं बताना अपने संक्षिप्त चित्रण जीवन के बारे में। वो कहती हैं, माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। मेरे पिता
वो कहती हैं जो सबसे प्रिय पिता हैं, एडोरेबल माने प्रिय, प्यारे पिता हैं, उन्होंने मेरी माता से तब तक शादी नहीं की जब तक कि वो 36 साल के नहीं हो गए और माता जी जो है उसकी माँ वो 25 वर्ष की नहीं हो गई। हो सकता है इस बात को कहने का मतलब कि उनमें पहले अफेयर रहा हो, पर वो कहती है कि जब तक वो पूर्ण 36 साल के नहीं हो गए, पिताजी और माताजी 25 साल की नहीं हो गई, तब तक उन्होंने शादी का निर्णय नहीं किया। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। और मेरी बहन मार्गोट, उसका जन्म 1926 में जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में हुआ। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। मेरा जन्म जो है 12 जून 1929 में हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। वो कहती है मैं 4 साल की आयु तक फ्रैंकफर्ट शहर में ही रही। तो यहाँ ये आप इन तारीखों को याद रखें, आपके क्वेश्चन आंसर शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। प्रोज एक्सट्रैक्ट याद आता है तो वहाँ भी ये पूछी जा सकती हैं बातें, तो सन ईयर आप याद रखें। आगे कहती हैं वो, माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे पिता 1933 में हॉलैंड को चले गए, हॉलैंड रहने के लिए चले गए, प्रवास करने चले गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। मेरी माता जिनका नाम था एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, उनके साथ रहने के लिए सितंबर में गई। तारीखों का बड़ा ध्यान है यहाँ पर, महीनों का, किस महीने में किस सन में कौन कहाँ गया। तो पहले पिता चले गए 1933 में, फिर उनकी माँ उनके साथ सितंबर में गई। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एचेन टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर। जबकि मार्गोट यानी उनकी बहन, यानी कि बहन का नाम है मार्गोट, और मैं अपनी दादी माँ के साथ रहने आचन चली गई। आचन शहर का नाम है। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। आगे बताती हैं मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड चली गई, जहाँ उनके पिता चले गए थे, तो फिर मार्गोट भी दिसंबर में हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी। और मैं मैंने फरवरी में उसका अनुसरण किया, यानी ये फरवरी में गई, मार्गोट दिसंबर में चली गई। व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। वो बताती है कि जब मुझे मार्गोट जो मेरी बहन है उसके जन्मदिन पर एक गिफ्ट के रूप में, प्रेजेंट के रूप में मेज पर पटक दिया गया। प्लंक्ड डाउन माने झटक कर पटक देना, यानी इस बात को कहने का मतलब है कि एक सरप्राइज दिया गया कि उसकी बहन के बर्थडे पर पीछे ये भी वहाँ हॉलैंड पहुँच गई जहाँ कि इनका परिवार था। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। अब वो अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताती हैं कि राइट अवे यानी तुरंत। वो कहती हैं मैंने तुरंत ही मॉन्टेसरी स्कूल में नर्सरी में पढ़ाई आरंभ कर दी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। मैं 6 साल की उम्र तक वहाँ रही, जिस समय मैंने अपनी पहली कक्षा प्रारंभ की थी। यानी 6 साल में वो 6 साल की थी तब वो पहली कक्षा में आई। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसिज क्यूपिरस। और 6वीं कक्षा में मेरी जो अध्यापिका थी श्रीमती कुपिरस, वो मेरी द हेड मिस्ट्रेस, वो मेरी हेड मिस्ट्रेस यानी प्रधानाचार्य थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप याद रखें। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। वर्ष के अंत में हम दोनों, यानी कि जो प्रधानाचार्य थी वो और खुद एनी फ्रैंक, वो कहती हैं कि लास्ट में, अंत में हम दोनों की आंखों में आंसू थे जब फेयरवेल हो रही थी, जब हमने एक दूसरे को हृदय विदारक यानी दिल को हिलाने वाली विदाई दी, फेयरवेल दी, तब हम दोनों रो रहे थे। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल। आगे अब वो दादी माँ के बारे में बताती हैं। 1941 की गर्मियों में दादी माँ बीमार पड़ गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन करना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन। इसलिए मेरा जन्मदिन बिना समारोह के ही बीत गया। अब उनको ये दुख है कि उस दिन दादी उस बीमार पड़ गई थी तो उनका बर्थडे सही से उनके परिवार ने नहीं मनाया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। जनवरी 1942 में दादी माँ का स्वर्गवास हो गया। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर।
कोई नहीं जानता था कि मैं उन्हें यानी दादी को अक्सर याद करती हूँ और उन्हें अभी भी प्यार करती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. यहाँ मेक अप फॉर यानी होता है कमी पूरी करने के लिए। तो 1942 का वो जन्मदिन जो पहले जन्मदिवस को मनाने की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से मनाया गया था, क्योंकि 1941 में दादी बीमार पड़ गई तो बर्थडे नहीं मना सही साठ, तो अब 1942 में उनका बर्थडे अच्छा मना ताकि 1942 की जो कमी रह गई थी उस बर्थडे की वो पूरी हो जाए, अच्छे से मनाया गया। तथा अन्य मोमबत्तियों के साथ में दादी माँ की मोमबत्ती भी जलाई गई थी। जो लोग ख़त्म हो जाते हैं तो उनके लिए, उनको याद करने के लिए यहूदी लोग मोमबत्ती जलाते हैं। फिर आगे बोलती हैं, द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। हम चारों का स्वास्थ्य अभी भी ठीक ठाक है, यानी वो, उसकी बहन, माता पिता, और इसके साथ ही मैं आज की तारीख 20 जून 1942 पर आती हूँ, जब वो पहली डायरी शुरू कर रही हैं, उस दिन की बात कर रही हैं। अपनी डायरी के प्रति सम्मानपूर्वक समर्पण पर, सम्मानपूर्वक सोलेम डेडिकेशन के साथ में अब वो लिखना शुरू करती हैं। अब डायरी जब शुरू हो रही है तो कोई भी डायरी लिखता है तो डेट, टाइम, बार सब लिखता है। उसी प्रकार से उन्होंने लिखा हुआ है सैटरडे 20 जून 1942 डियरेस्ट किटी, यानी वो डायरी को संबोधित करते हुए बात कर रही हैं। आवर एंटायर क्लास इज क्विकिंग इन इट्स बूट्स। वो बताती हैं हमारी पूरी कक्षा डर के मारे बुरी तरह से कांप रही थी। द reason of course is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. निसंदेह इसका कारण अगली मीटिंग है जिसमें अध्यापक जो हैं, टीचर हमारे, वो ये फैसला करेंगे कौन अगली कक्षा में जाएगा और किसको पिछली कक्षा में रोक लिया जाएगा, यानी कौन फेल होगा कौन पास होगा, इसका रिजल्ट आने वाला था। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jackus, who have staked their entire holiday savings on their bet. अब यहाँ बताती हैं कि आधी कक्षा बैट लगा रही थी, शर्त लगा रही थी। GN और मैं, अपने पीछे दो लड़के, उन लड़कों के नाम है CN और जैकस, उनकी बेवकूफ़ी पर हंस रहे हैं। मैं और मेरी फ्रेंड जिसका नाम है GN, उन दो लड़कों पर, जिन लड़कों के नाम है CN और जैकस, जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों की बचत, जो पैसा था उनके पास, वो दाव पर लगा दिया है। किस बात पर? कि कौन फेल होगा कौन पास होगा, इस बात पर। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट, इवन जीज प्लीडिंग ग्लैंसेस एंड माई एंग्री आउटबस्ट कांट काम देम डाउन। दोनों लड़के शर्त लगा रहे थे, सुबह से रात तक वो शर्त लगा रहे थे, तुम पास हो रहे हो, नहीं मैं नहीं हूँगा, हाँ तुम हो जाओगे, नहीं मैं नहीं हूँगा, यही सब चलता रहता है। यहाँ तक कि जी की प्रार्थना, यानी जो उसकी फ्रेंड है या एनी की फ्रेंड है, जी उसका नाम है, चुप रहने के लिए प्रार्थना करती है उन दोनों लड़कों को कि भैया शांत हो जाओ, और मेरे गुस्से से फट पड़ना, यानी चिल्ला करके एनी फ्रैंक भी उनको कहती है कि शांत हो जाओ, शांत नहीं रह पाए वो। इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। वो कहती हैं यदि तुम मुझसे पूछो तो कक्षा में इतने मूर्ख हैं, डमीज माने मूर्ख हैं, कि 1/4 विद्यार्थियों को इसी कक्षा में रोक लिया जाना चाहिए, यानी कि फेल कर देना चाहिए। परंतु टीचर जो होते हैं वो धरती पर ऐसे प्राणी हैं जिनके विषय में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं वो, कि वो क्या करेंगे, किसको फेल करेंगे, किसको पास करेंगे, ऐसा वो कहते हैं। आगे वो कहती है एनी फ्रैंक, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट। वो कहती है मैं अपनी सहेलियों, गर्लफ्रेंड्स और अपने बारे में चिंतित नहीं हूँ, हम तो पास हो ही जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। एक ही विषय जिसके बारे में मैं आश्वस्त नहीं हूँ वो पास होंगी कि नहीं, वो था गणित। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट, until then we keep
टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। जो भी हो, हम केवल वेट कर सकते थे, प्रतीक्षा कर सकते थे, तब तक हम एक दूसरे को निराश न होने के लिए कह सकते हैं कि भैया निराश मत हो, सबका अच्छा होगा। ऐसा अपन लोग भी बात करते हैं, तो ऐसा होता है। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। गेट अलॉन्ग माने मिल करके रहना। तो वो कहती है एनी फ्रैंक, मेरी सभी अध्यापकों से अच्छी पढ़ती है, यानी अच्छे संबंध है, मिलजुल करके वो टीचरों से रहती है। देयर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 वीमेन। वो कहती है जो टीचर हैं वो 9 हैं, 7 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। मिस्टर कीसिंग, द ओल्ड फोगी हु टीचेज मैथ्स, was annoyed with me for ages because I talked so much। वो कहती है, एक टीचर हैं जिनका नाम है श्रीमान कीसिंग, पुराने फैशन का गणित के वो टीचर हैं, पुराने ज़माने जैसा गणित पढ़ाते हैं। युगों से, एजेस से, सदियों से, लंबे अरसे से मुझसे नाराज़ था क्योंकि मैं बहुत बातें करती थी। अब ये बात इस स्टोरी में चलेगी, ये महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो बहुत बातूनी थी, क्लास में बहुत बात करती थी। वो कहती हैं आगे, आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। अनेक चेतावनियों के बाद जो टीचर हैं श्रीमान कीसिंग, उन्होंने मुझे अतिरिक्त घर का काम दिया, होमवर्क दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट इज चैटर बॉक्स। उन्होंने एक टाइटल, एक निबंध दिया मुझे जिसका विषय था चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स माने होता है बातूनी, तो बातूनी थी वो, तो बातूनी का टॉपिक दे दिया कि अब लिखो इस पर निबंध। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। एक बातूनी, इसके विषय में तुम क्या लिख सकते हो। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड। मैंने निश्चय किया कि इसकी चिंता बाद में करूंगी। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। मैंने अपने कॉपी में उसको नोट कर लिया टॉपिक को। टग्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। और कॉपी को बस्ते में ठूंसा और चुप रहने का प्रयत्न किया, क्योंकि टीचर ने अब एक व्यंग्य कर दिया था उसके ऊपर, उसको निबंध भी दे दिया था चैटर बॉक्स का। That evening, after I would finish the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. उस शाम बाकी घर का काम समाप्त किया तो मेरा ध्यान फिर उस निबंध की ओर गया। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. मैंने अपनी पेन की नोक चबाते हुए उस टॉपिक के बारे में सोचना आरंभ किया। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. वो कहती है कि कोई भी इधर उधर की बेसिर पैर की हाँक करके, बातें करके और शब्दों में बड़ा बड़ा फासला करके, स्पेस दे करके खुला खुला लिख कर निबंध लिख सकता था। किसी को दे दो तो कुछ भी बड़ा चढ़ा करके लिख दे, अनाप शनाप बातें लिख दे, निबंध लिख सकता था। परंतु वो कहती हैं, परंतु चतुराई तो इस बात में थी कि बोलने की आवश्यकता को, टीचर ने कहा कि तुम बोलती बहुत हो, बातू नहीं हो, तो वो निबंध लिखना है उसको, तो वो कह रही है कि बोलने की जरूरत को एक तरीके से, एक टैक्टिस के साथ में, लॉजिक के द्वारा, तर्कों द्वारा प्रमाणित किया जाए। महत्वपूर्ण ये है। वो कहती हैं, आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। मैं सोचती रही और अचानक मुझे एक विचार आया, आइडिया आया। I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. मैंने 3 पेज जो श्रीमान कीसिंग ने मुझे लिखने को दिए थे निबंध पर, लिखे और संतुष्ट हो गई, सेटिस्फाई हो गई। I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. मैंने तर्क दिया कि बोलना स्टूडेंट का एक विशेष गुण है और मैं यथासंभव इसको कंट्रोल करने का प्रयास करूंगी। फिर भी मैं इस आदत को पूरी तरह से कभी नहीं सुधार पाऊंगी, क्योंकि मेरी माँ अगर ज़्यादा नहीं उतना ही बोलती थी जितना मैं, और आप विरासत में मिली इन स्पेशल आदतों को, गुणों को जो माताजी से मिली हो,
ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। इनहेरिटेड ट्रेस्ट माने विरासत के गुण। तो उसको बातूनी बातें, उसको अपनी माँ से मिला था ये गुण, तो वो कहती है भैया उसने लिख दिया कि कोई कुछ नहीं कर सकता जब ये हेरिडिटी से मिला हो। Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, वो कहती है मेरे तर्कों पर श्रीमान कीसिंग खुलकर हंसे, परंतु जब मैं अगले पाठ के दौरान फिर बातें करने लगी, ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे, तो उन्होंने मुझे दूसरा निबंध लिखने को दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और इस बार जो टाइटल था निबंध का वो था बातूनी जिसे सुधारा नहीं जा सकता हो, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, यह टाइटल मिला उसको जिस पर उसको निबंध लिखना था। I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. मैंने उस निबंध को भी लिख करके दे दिया और श्रीमान कीसिंग के पास 2 पाठों तक शिकायत करने के लिए कुछ नहीं था, थोड़े संतुष्ट हो गए थे वो। However, वो कहती हैं जो भी हो, during the 3rd lesson he would finally had enough and he Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox. तीसरे पाठ में जब पहुंचे तो उस दौरान उनको नहीं रहा गया टीचर को, और एनी फ्रैंक को कक्षा में बात करने के अपराध की सजा मिली और इसके स्वरूप फिर तीसरा निबंध लिखने के लिए दिया गया जिसका टाइटल था श्रीमती बातूनी बोली क्वैक क्वैक क्वैक, ये उसको टाइटल मिला। द क्लास रोअर्ड, अब इसको सुनकर के पूरी कक्षा जोर जोर से हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा, दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजूनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। हालांकि बातूनी विषय पर लिखते लिखते मेरा जो स्किल थी वो भी अब समाप्त हो चुकी थी, अब कुछ मौलिक लिखने का समय आ गया था। वो कहती अब तो मुझे कुछ खास लिखना पड़ेगा, ऐसे काम चलेगा नहीं। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल लिखना पड़ेगा। माई फ्रेंड सैनी who is good at poverty offered to help me write the essay from beginning to end in verse. मेरी सखी, जो मेरी दोस्त थी सैनी जिसका नाम है, जो कविता लिखने में बहुत अच्छी थी, उसने इस निबंध को जो मुझे तीसरे टॉपिक के रूप में मिला था शुरू से अंत तक एक कविता के रूप में लिखने में मेरी सहायता करने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा इस बार कविता में लिखते हैं इस निबंध को। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से नाच उठी। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। श्रीमान कीसिंग इस बेतुके विषय पर मेरा मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे थे और मैं सुनिश्चित करूंगी, वो कहती है कि वो तो मजाक उड़ाएंगे परंतु मैं निश्चित करूंगी कि ये मजाक अब उन्हीं के साथ हो, ऐसी कविता बन जाए कि मजाक मेरा कर रहे हैं और टीचर का मजाक बन जाए, ऐसा वो कहती है। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी कविता ख़त्म की। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, और ये बहुत ही सुंदर बनी। It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. अब उस कविता में जो लिखा गया वो क्या था जिसके कारण से सब आश्चर्य में पड़ गए। ये इसमें लिखा गया कि एक बतख माँ है, एक हंस पिता है, पिता हंस है और माँ बतख है, और उनके 3 बतख के बच्चे हैं, डकलिंग्स माने बतख के बच्चे। उनके बारे में ये पोएम थी जिनको उनके पिता ने, उन बच्चों को उसके पिता ने, हंस ने चोंच मार मार कर इसलिए मार दिया था, who were beaten to death by the father because they quacked too much, क्योंकि वे बहुत क्वैक क्वैक करते थे, इसलिए उसके पिता ने उन बच्चों को मार दिया। Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. भाग्यवश श्रीमान कीसिंग ने मजाक को सही ढंग से लिया। उन्होंने कविता मजाक में बोली थी परंतु एक व्यंग्य बच्ची ने कर दिया था कि क्यों भैया परेशान करते हो, बातें तो हमें करनी है, बातें करने दो, बार बार निबंध क्यों दे रहे हो बातें करने पर। क्योंकि टीचर ने उसको बोल दिया था तो उसने ऐसी कविता बनाई कि उसने कह दिया कि एक माँ थी, एक पिता था, पिता हंस था, उसने बच्चों को इसलिए मार दिया कि उसके बच्चे बहुत काँव काँव करते थे। यानी टीचर को एक मर्डरर के रूप में उसने इस कविता में व्यंग्य के रूप में बताया।
ऐसा लगता है। चलिए आगे देखते हैं। ही रीड द पोइम टू द क्लास। उन्होंने कविता को क्लास में पढ़ा। उन्होंने अपनी टिप्पणी जोड़ करके, टिप्पणी भी उन्होंने लगाई उसमें, और कविता कक्षा में सुनाई, एडिंग हिज ऑन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। और दूसरी क्लासों में भी उन्होंने वो कविता सुनाई। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। और तब से उन्होंने मुझे बोलने की अनुमति दे दी है, और कई अतिरिक्त गृह कार्य भी नहीं मिलता, कोई होमवर्क अब टीचर मुझे नहीं देते। मिस्टर कीस ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। और आजकल श्रीमान कीसिंग मजाक भी करने लगे हैं, पहले बड़े गंभीर टाइप के थे वो। चलिए, तो डायरी का एक पेज था, योर्स एनी, उन्होंने लिख दिया तुम्हारी एनी। अब ये जो डायरी का पन्ना है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल विद स्लाइट एडेप्टेशन, जो उनकी डायरी लिखी गई उनके पिता ने छपवाई थी उसकी मृत्यु के बाद में, द डायरी ऑफ यंग गर्ल, उससे ये लिया गया था। ये लेसन आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। एमपी इंग्लिश क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जल्दी ही आपको क्वेश्चन आंसर का वीडियो तुरंत मिलेगा। सब्सक्राइब करेंगे तो जल्दी मिलेगा। बेल आइकॉन जरूर दबाएं, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आने लगेगा, ऑल को यदि आप टच करके रखेंगे। और इस तरह की वीडियो आपको चाहिए तो हमने एमपी इंग्लिश क्लासेस पर प्लेलिस्ट बना रखी है, आप हमारी उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ग्रामर रिलेटेड और अन्य इससे पहले के लेसन और आपकी सप्लीमेंट्री बुक जो है फुटप्रिंट्स विदाउट, तो उसके भी क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। सभी कुछ आप प्लेलिस्ट में देखते रहिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।